इंडाइसिस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म का टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इंडेक्स की नोटेशन होती है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंडेक्स की नोटेशन लिखना चाहूँ तो वो इस तरह से हो सकती है कि a रेज टू m। इसमें ये जो a है ये आपकी बेस कहलाती है और इसके ऊपर ये जो पावर या इंडेक्स लगी हुई है इसको फिर हम इसका इंडेक्स कहते हैं या इवन इसकी पावर भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 2 × 2 किया, इसको हम इंडेक्स नोटेशन में 2³ भी लिख सकते हैं। सो 2 इज द बेस एंड 3 इज द इंडेक्स एंड आंसर ऑफ दिस फॉर्म इज 8। तो असल में ये जो इंडेक्स नोटेशन होती है ये हमारे पास रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शो करती है। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन वो आपके पास इंडेक्स से शो होता है। तो इंडेक्स नोटेशन का फायदा ये होता है कि जहां सेम बेस के साथ रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रही हो तो वहां फिर हम इंडेक्स नोटेशन यूज करके शॉर्ट फॉर्म में उस सारी मल्टीप्लिकेशन को शो कर सकते हैं और उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस इंडेक्स नोटेशन के यूज होने के लिए जरूरी है कि जो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वो सब की सब सेम होनी चाहिए। इस केस में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से और फिर एक और 2 से। इन केस अगर ऐसा ना हो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बेस 2 है, एक बेस 3 है और एक बेस 5 है, तो क्या हम इसको किसी इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर इज वी कैन नॉट राइट दिस फॉर्म इन एन इंडेक्स फॉर्म या इंडेक्स नोटेशन में हम इसको शो नहीं कर सकते बिकॉज द बेसिस विच आर बीइंग मल्टीप्लाइड हियर आर ऑल डिफरेंट बेसिस। तो इंडेक्स नोटेशन को यूज करने के लिए जरूरी है कि आपके पास रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो और ये जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है इसमें रिपीटेड का वर्ड ये शो कर रहा है कि द बेस शुड बी द सेम। बिल्कुल इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ कि जैसे आपके पास अगर सेम बेस के साथ रिपीटेड एडिशन हो रही है तो ये जो रिपीटेड एडिशन है ये हमारे पास शो होती है थ्रू मल्टीप्लिकेशन। We write this repeated addition of the same number with itself in the form of a multiplication sum. हम कहते हैं 2 4s is equal to 2 plus 2 plus 2 plus 2, यानी 2 being added to itself 4 times gives us 2 4s 8। तो repeated addition वो multiplication से शो होती है और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मीन्स के जो बेस मल्टीप्लाई हो रही है इट शुड बी द सेम थ्रू आउट, उसको फिर हम इंडेक्स नोटेशन से शो कर सकते हैं। इंडेक्स नोटेशन को यूज करके उस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शो कर सकते हैं। यहाँ पर हम अब इस इंडेक्स नोटेशन जो हमने समझी है इससे रिलेटेड कुछ लॉज हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहले जो लॉ हम डिस्कस करेंगे ये कहलाता है प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस। प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस, प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस ये कहता है कि इफ टू numbers are being multiplied with each other and both of them are same numbers, या two index forms are being multiplied with each other and the basis of both the index forms is same, यानी पहली इंडेक्स फॉर्म की बेस a है और दूसरी इंडेक्स फॉर्म की बेस भी a है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको सेम इंडेक्स में लिख सकते हैं और सेम बेस पे लिख सकते हैं और उसमें जो इंडेक्स होंगे वो आपस में ऐड अप हो जाएंगे। यानी पहला इंडेक्स m है और दूसरा इंडेक्स n है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस है और ये बिल्कुल लॉजिकल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 स्क्वायर एंड देन इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। तो अगर हम प्रोडक्ट लॉ ना भी यूज करें और इसको देखें तो 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 टाइम्स
and 3 cube means 3 is being multiplied by itself 3 times. फर्स्ट का प्रोडक्ट 9 आ जाएगा, सेकंड का प्रोडक्ट 27 आ जाएगा, 27 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया और 243 इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब ये तो है जब हमने प्रोडक्ट लॉ को यूज नहीं किया। अगर हम प्रोडक्ट लॉ को यूज करके इसको इसके पैरेलल में दोबारा से वर्कआउट करें तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर एंड 3 क्यूब आर बीइंग मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। दोनों की बेसिस सेम है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये साइन हमें गौर से देखना है कि दो बेसिस जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि आप उनके इंडाइसिस को आपस में ऐड कर सकते हैं। सो हम बेस को लिखते हैं और फर्स्ट इंडेक्स विच इज 2 प्लस सेकेंड इंडेक्स विच इज 3, इसको लिखकर हम आपस में प्लस कर देते हैं। सो इट मीन्स 3⁵5। अब 3⁵5 का आंसर अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं या वैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर 243 ही आ जाएगा। तो इस तरह प्रोडक्ट लॉ ये करता है कि वो हमें एक शॉर्टकट देता है या शॉर्ट फॉर्म दे देता है जिसमें हम दो सेम बेसिस जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनकी पावर्स को या उनके इंडाइसिस को हम आपस में ऐड अप कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें इसका जो लॉ डिस्कस करना है ये कहलाता है कोशेंट लॉ। प्रोडक्ट का वर्ड शो कर रहा था कि बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। कोशेंट का वर्ड आपके लिए शो करेगा कि अब आपके पास जो फॉर्म आएगी वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी बल्कि वो डिवीजन की फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल एक इंडेक्स नोटेशन है a⁻m, वो एक और इंडेक्स नोटेशन से डिवाइड हो रही है विच इज a⁻n। बोथ द बेसिस आर सेम और अगर दोनों सेम हैं तो फिर हम इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं कि हम एक बेस लिखेंगे यानी न्यूमरेटर के इंडेक्स में से डिनोमिनेटर का इंडेक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम एक और यानी लॉ भी पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि नेगेटिव इंडेक्स वगैरह कैसे चेंज होता है। तो उसमें हमें ये बात समझ में आएगी कि जैसे कोई इंडेक्स अगर यूं लिखा हुआ है 1/a⁻n और हम ये चाहते हैं कि इसकी बेस को न्यूमरेटर में ले आए तो हम इसको न्यूमरेटर में ला सकते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि इसकी जो इंडेक्स की साइन है ना वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और इसका इंडेक्स पॉजिटिव है तो जब हम इसको न्यूमरेटर में मूव करेंगे तो इसकी पॉजिटिव साइन जो इंडेक्स की है वो चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगी। और फर्ज करें कि अगर ये पहले से ही नेगेटिव था, फॉर एग्जाम्पल एक केस हम यूँ डिस्कस करते हैं कि 1/b⁻x। अब हम इस b को न्यूमरेटर में मूव करते हैं तो जो इंडेक्स पहले से नेगेटिव है अब वो फर्दर चेंज होगी जब तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इंडेक्स का साइन चेंज हो जाता है अगर आप किसी भी टर्म को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मूव करें या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में मूव करें तो जो उसकी ओरिजिनल साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। अब इसी जो कोशेंट लॉ है इसको हम यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर यही वाला काम हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास आपका न्यूमरेटर जो था वो था a⁻n, वो एज इट इज रहा। आपके पास यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका डिनोमिनेटर था उसको हमने न्यूमरेटर में मूव किया। अब a⁻n डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, जब ये न्यूमरेटर में मूव होगा तो इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी और जब इसके पावर की साइन चेंज हो जाएगी और अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुका है तो अब हम वो पहला वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं कि जब दो इंडेक्स फॉर्म्स इस तरह से लिखी हों तो उनकी बेसिस सेम हो तो हम उनकी जो इंडाइसिस हैं उनकी जो पावर्स हैं उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको यूं लिखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक बेस a आ जाएगी, फर्स्ट इंडेक्स m आएगा प्लस सेकेंड इंडेक्स -n आएगा, प्लस माइनस सिंप्लीफाई होकर a⁻m-n बनेगा। तो ये फॉर्म है जिसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से लिख दिया था। अगर हम इसकी वर्किंग करके शो करना चाहेंगे तो वो इसी तरह से होगा।
तो बेहतर ये कि एक दफ़ा हम इसको वर्किंग करके भी देख लें, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि फॉर्म ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके आती है, तो वहाँ पर रिकमेंडेड यही होता है कि आप उसको थॉरोली सॉल्व करें, यानी बिल्कुल आराम से डिनोमिनेटर से किसी बेस को न्यूमरेटर में मूव कर लें, और फिर उसके बाद उसकी पावर की साइन भी साथ साथ चेंज करें, और उसके बाद जो भी न्यूमरेटर में आने के बाद उनकी एडिशन है वो बिल्कुल आप इत्मीनान से परफॉर्म करें, ताकि इसके अंदर मिस्टेक के चांसेस कम से कम हो जाए। तो ये दो लॉस थे, एक प्रोडक्ट था और एक आपके पास कोशेंट लॉ था। अब जो थर्ड लॉ है ये पावर ऑफ पावर लॉ कहलाता है। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि आपके पास एक बेस है। अब इस बेस के ऊपर दो पावर्स अप्लाई हो रही हैं, एक पावर m है और फिर इसी बेस के ऊपर एक पावर n है। यानी ये जो दोनों पावर्स हैं m और n, ये दोनों a के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। बाज़ औक़ात एक गलतफहमी ये हो जाती है बाज़ बच्चों को कि वो ये समझते हैं कि शायद a की पावर m है और फिर m की पावर n है, यानी m के लिए बेस आपके पास जो है ना वो a है, और फिर n के लिए बेस a नहीं है बल्कि वो m है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो उसमें ये पावर ऑफ पावर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट नोटेशन है, ये एक दूसरी चीज को शो कर रहा है। जो नोटेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। यहाँ पर क्या है कि इस m के लिए बेस a है, इस n के लिए भी बेस a ही है, कोई डिफरेंट नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बेस है और उस पर दो पावर्स अप्लाई हो रही हैं। इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक बेस a है, उस पर एक पावर n एप्लीकेबल हो या अप्लाई हो रही हो, और उसके ऊपर एक और पावर m लिखी हुई हो, तो a रेज टू m देन रेज टू n या a रेज टू n n रेज टू m, ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ये बिल्कुल एक जैसी फॉर्म्स हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब जब भी इस तरह की फॉर्म लिखी होगी तो पावर ऑफ पावर लॉ ये कहता है कि आप दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब आपके पास दो पावर्स लगी हुई हैं तो आप दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह से यहाँ पर हम n मल्टीप्लाइड बाय m कर लें। अब m मल्टीप्लाइड बाय n हो या n मल्टीप्लाइड बाय m हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ लॉ है जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक बेस है a, इसके ऊपर एक पावर है m, ये मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरी बेस से और डिफरेंट बेस है लेकिन पावर उसकी भी सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को आपस में एज अ प्रोडक्ट शो करें और इनकी होल पावर के तौर पर उस पावर को एक दफा लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास बेसिस डिफरेंट थी लेकिन पावर सेम थी और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो अब ये वाली फॉर्म ये शो कर रही है कि इस बेस के ऊपर पहले ये पावर अप्लाई होगी, फिर दूसरी बेस पे उसकी पावर अप्लाई होगी, फिर जो आंसर आएगा वो ये दोनों आंसर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि आप पहले इन बेसिस को मल्टीप्लाई कर लें, इनका एक प्रोडक्ट फाइंड कर लें और उस प्रोडक्ट के ऊपर फिर आप ये पावर अप्लाई कर लें। इसी तरह इसको मैं अदर वे भी लिख सकता हूँ जिसमें आपके पास a मल्टीप्लाई हो रहा होगा फॉर एग्जांपल किसी बेस b से, और इसके ऊपर एक होल पावर है n। तो अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि सिंस दोनों की पावर सेम है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप a रेज टू n और b रेज टू n लिखकर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी उस होल पावर को इंडिविजुअली इन दोनों पे अप्लाई कर लें और फिर उसके बाद उन जो भी आंसर्स आ रहे हैं दोनों के
उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब। अब दो डिफरेंट बेसिस हैं लेकिन दोनों की पावर सेम है। एक तो ये कि हम इसको जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करें कि 2 क्यूब मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, सो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये पहली फॉर्म हो गई। 5 क्यूब का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये सेकंड फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म का आंसर 8 आएगा, सेकंड फॉर्म का आंसर 125 आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास इसका आंसर 1000 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है। सेकेंडली हम ये कर सकते हैं कि हम इसको एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करें, और वो ये कि उसमें हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज कर लें। लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंट बेसिस की इंडेक्स या पावर सेम है तो आप पहले इन बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसके बाद उस पावर को एज अ होल पावर इस पे अप्लाई कर दें। सो 5 2s are 10 raised to 3 will give us 1000 as the answer। और इसी की ना एक दूसरी फॉर्म है जो कि आप इसी के साथ उसको भी देख लें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बेस है a and it raised to m, फिर इसको डिवाइड कर रही है दूसरी बेस b और उसके इंडेक्स में भी m है, यानी ये जो पहली फॉर्म थी ना उसी से मिलती जुलती फॉर्म है। वहां पे a और b मल्टीप्लाई हो रहे थे विद द सेम इंडेक्स, यहाँ a is being divided by b but the index of both the terms is same। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्म को ना यूं लिख सकते हैं। अब ये फॉर्म क्या बता रही है कि पहले आप a पे ये इंडेक्स अप्लाई करें, आंसर लेकर आए, फिर b पे ये इंडेक्स अप्लाई करें, आंसर लेकर आए, फिर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा। सही है, लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि आप a को b से डिवाइड कर लें और इस इंडेक्स को एज अ होल पावर इस पे अप्लाई कर दें तो भी आंसर करेक्ट आ जाएगा। सही, अब इसकी एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब। तो अगर हम इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपके पास 16 4 64 डिवाइडेड बाई 8, तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम इस पे पावर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि 4 डिवाइडेड बाई 2 विद इन ब्रैकेट्स होल रेज टू 3। 2 से 4 को सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 2 बचेगा विद इन ब्रैकेट, और 2 पे पावर क्यूब अप्लाई कर लें तो आपके पास सेम 8 आंसर आ रहा है दोनों जगहों पर, अगर आपने पावर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है जीरो इंडेक्स लॉ। जीरो इंडेक्स जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई भी बेस अगर उसकी पावर या इंडेक्स जीरो हो जाए, कि जब भी किसी भी नंबर की, चाहे वो नंबर कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, अगर उसका इंडेक्स जीरो हो जाएगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा, 1 के अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता। नंबर 7, ये भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास नेगेटिव इंडेक्स है डिनोमिनेटर में, फॉर एग्जाम्पल, तो याद रखिए नेगेटिव इंडेक्स जो है ना वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। इंडेक्स को अप्लाई करने से पहले ये जरूरी होता है कि उसको हम पहले पॉजिटिव बनाएं। ठीक है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए फिर हम ये करते हैं कि हम अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो हम इस बेस को न्यूमरेटर में ले आएंगे और पावर की साइन चेंज हो जाएगी, या अगर कोई इंडेक्स न्यूमरेटर में नेगेटिव है और हम इस इंडेक्स को पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं तो हम इसको डिनोमिनेटर में मूव कर लेंगे तो वहां जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव इंडेक्स लॉ कहलाता है, जिसमें हम इंडेक्स की साइन इस तरह से चेंज करते हैं कि जिसमें आपके पास
उसकी प्लेस को हम चेंज करते हैं फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर एंड फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। ओके जी, तो अब हम देख रहे हैं फ्रैक्शनल इंडेक्स। फ्रैक्शनल इंडेक्स का नेम शो कर रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, आपके पास जो इंडेक्स होगा वो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा या फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। ओके, अब देखें, एक तो आपके पास जो है ना फ्रैक्शनल इंडेक्स की फॉर्म है जिसमें फ्रैक्शन इस तरह से बनेगी, यानी इंडेक्स की फ्रैक्शन इस तरह से बनेगी कि न्यूमरेटर में 1 होगा और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a लिखता हूँ और मैं इसकी होल पावर लिखता हूँ 1/m, तो इसको हम किस तरह शो कर सकते हैं? इसको हम शो कर सकते हैं रेडिकल साइन के जरिए से। ठीक है, 1/सम पावर ये इस रेडिकल या रूट के साइन के जरिए शो हो सकता है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, ये जो नंबर आपके पास डिनोमिनेटर में है ना, इसको आप रेडिकल के साथ यहाँ लिखें। ये रेडिकल का इंडेक्स कहलाता है। तो इस रेडिकल के इंडेक्स में आपने उस नंबर को लिखना है जो 1 की फॉर्म में है, यानी 1 के डिनोमिनेटर में है। तो ये जो m है ये आपका इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, मैं इसको नोट भी कर देता हूँ। ये 1 जो है ये हमारा इंडेक्स कहलाता है, इंडेक्स। ये जो साइन है ये कहलाता है रेडिकल, और जिस बेस पे ये रेडिकल और उसका इंडेक्स अप्लाई हो रहे होते हैं ये बेस कहलाता है रेडिकैंड। सही, तो 1 की फॉर्म में जब आपके पास कोई पावर होगी तो आप उसको रेडिकल के साइन के जरिए से शो कर सकते हैं। ओके, अगेन इसकी एप्लीकेशन के लिए भी जरूरी है कि आपके पास ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो पहले आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर आपको a⁻1/n मिले तो अब इसको हम डायरेक्टली रेडिकल की फॉर्म में नहीं शो कर सकेंगे, या करेंगे भी तो उसका फिर एक डिफरेंट तरीका होगा। अच्छा ये है कि आप पहले इसको पॉजिटिव कर लें। पॉजिटिव किस तरह करें कि आप इस बेस को, चूंकि न्यूमरेटर में होते हुए नेगेटिव है ना, तो आप इसको डिनोमिनेटर में मूव कर लें। तो 1/a⁻1/n अब डिनोमिनेटर में जाके इंडेक्स की साइन चेंज हो जाएगी, और अब इस फॉर्म को 1 एज इट इज, फ्रैक्शनल लाइन एज इट इज, a को हम रेडिकैंड बनाएंगे, इसके ऊपर एक रेडिकल साइन अप्लाई करेंगे क्योंकि इसके न्यूमरेटर में 1 है, तो ये जो इंडेक्स है ये रेडिकल साइन से शो हो सकता है। और 1 यानी जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर एज एन इंडेक्स शो कर देंगे, तो यहाँ पर हम इसको शो कर देंगे n लिखकर। इसी का रिवर्स मीनिंग हम देखते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है रेडिकल साइन एन 30 और यहाँ उसके इंडेक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सिंपल रेडिकल 1/2 इंडेक्स को शो करता है, स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं ना। और अगर उस इंडेक्स की कोई उस रेडिकल का कोई इंडेक्स लिखा हुआ हो तो सही है, फिर आप वो इंडेक्स यानी रेडिकल साइन पे भी लिख देते हैं और 1 की फॉर्म में उसी नंबर को आप अपना डिनोमिनेटर भी बना लेते हैं। ओके, इसी के अंदर थोड़ी सी एक फॉर्म इस तरह से भी आती है, वो भी हम जरा साथ साथ देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं इस तरह की फॉर्म लिखी हुई मिले कि a⁻m/n, तो अब तो देखें हम इसको ना डायरेक्टली रेडिकल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यहाँ हमें पावर ऑफ पावर रूल अप्लाई करना होगा। तो अब उसको हम यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं कि यहाँ पर एक पावर m है, वो मल्टीप्लाई हो रही है एक पावर 1/n के साथ। अच्छा, अब दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जाहिर है m मल्टीप्लाइड बाय 1/n m/n का ही आंसर देगा आपको। अच्छा, अब आपके पास दो अलग अलग पावर्स हो गई हैं जो सेम बेस पे अप्लाई होंगी, m भी a पे अप्लाई होगी, 1/n भी a पे अप्लाई होगी।
तो अब आप इनका ऑर्डर अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि आप पहले m अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर आप पहले 1/n को अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैं दो अलग अलग सीक्वेंस में इनको अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पहले m को अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा a⁻m और 1/n वो मैं बाद में अप्लाई करता हूँ, तो मैं उसको बाहर लिख देता हूँ। और फिर मैं a⁻m के ऊपर एक रेडिकल साइन बनाकर और रेडिकल का इंडेक्स n लिखकर इस तरह इसको शो कर सकता हूँ। सेकेंडली, हम एक और तरह भी कर सकते हैं ये काम। हम यूं भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर a⁻1/n पहले अप्लाई करना चाह रहे हों और m को हम बाहर लिख दें। तो रेडिकल के साइन में a, रेडिकल का इंडेक्स n, रेज टू m, ये इस तरह भी हो सकता है। तो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म ये दोनों सेम है। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बेस पे डिपेंड करता है कि आप किसी जगह पहले रेडिकल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह की फॉर्म कर लेंगे, या किसी जगह पहले जो होल पावर है उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, होल नंबर की फॉर्म में पावर है उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, बाद में आप जो फ्रैक्शनल इंडेक्स है उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो आप नंबर को देखते हुए डिसाइड करते हैं और फिर उसके ऊपर उसे अप्लाई करते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने हैं इनके लिए आप देखेंगे कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती है वो सॉल्व की होती है, यानी हमें सॉल्व करना होता है। और मैथ्स में जब भी सॉल्व की इंस्ट्रक्शन आएगी तो इट मीन्स के हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी और इंडाइसिस से इसका रिलेशन इस तरह बनेगा कि आप देखेंगे कि हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होगी वो हमें इंडेक्स में नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए देखें, सो इट सेज 4⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 4⁻x इज इक्वल टू 1। ये हमें एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन गिवन है और इंस्ट्रक्शन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x। इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे दो बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इंडाइसिस का जो प्रोडक्ट लॉ हमने पढ़ा था इट सेज कि अगर दो बेसेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर हम उनकी पावर्स को ऐड अप कर सकते हैं। तो मैं पहले एक बेस 4 लिख रहा हूँ, फर्स्ट पावर -6 है वो लिखी मैंने, प्लस सेकंड पावर x है वो हमने लिख दी यहाँ पर, एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब x जो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो आप देख सकते हैं कि वो ना पावर में है, इंडेक्स में है। और इंडेक्स में जब आपका अननोन होता है तो उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप इक्वेशन की दोनों साइड्स पर बेसिस को सेम बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस में 4 है, हम कुछ इस तरह की वर्किंग करेंगे कि दूसरी साइड पर भी बेस में हमें 4 मिल जाए। और ये हर क्वेश्चन की जो सिचुएशन होती है उसको देखते हुए फिर हमें सिंप्लीफिकेशन को प्लान करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ 1 की जगह 4 लिखना चाह रहा हूँ तो हम इसे लिख सकते हैं, साथ साथ हम एक इंडेक्स का लॉ यूज करेंगे जो हमने जीरो इंडेक्स के नाम से पढ़ा था, और वो ये था कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए देन द आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इस लॉ को हम यूज करते हुए जो लेफ्ट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम यहाँ पर एक बेस लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे बेस 4 थी, हमने यहाँ पर भी बेस में 4 को लिख दिया। अब ये जो स्टेटमेंट है ये कह रही है कि a base 4 raised to some power is equal to the same base 4 raised to some power and which is 0। तो जब दोनों तरफ बेसेस सेम है और पावर्स यानी सिंगल सिंगल टर्म दोनों साइड पे हमें नजर आ रही है और ये टर्म्स आपस में इक्वल हैं, तो इस केस में हम पावर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड को पावर ऑफ द राइट हैंड साइड से इक्वेट कर सकते हैं।
तो इसके लिए फिर हमें यहाँ पर जो है ना पहले दैट इज लिखना होगा। दैट इज को हम इस तरह लिखते हैं I.E, यानी ये उस वक्त लिखा जाता है जब हम मैथ्स में किसी स्टेटमेंट को देख के कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं या कोई बात इन्फर करके लिख रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन ये लिखना है कि द पावर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द इंडेक्स और पावर ऑफ द राइट हैंड साइड। अच्छा, अब ये लिखने के बाद हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6, और ये हमारा आंसर है, ये वो सोल्यूशन है जो कि हमें करके दिखाना था, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो इस तरह का नहीं है, वो डिफरेंट है, लेकिन हम उसको भी ट्राई कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब फॉर विच x रेज टू -3 इज इक्वल टू 7। तो हमें x रेज टू -3 की वैल्यू 7 गिवन है, हमें x क्यूब की वैल्यू चाहिए। अच्छा, x क्यूब की वैल्यू लाने के लिए x की जो पावर है -3, इसको हमें पॉजिटिव बनाना होगा। और पावर की साइन कब चेंज होती है? जब अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव हो तो आप उसे डिनोमिनेटर में मूव कर दें, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो आप उसे न्यूमरेटर में मूव कर दें। तो जब आप उसकी प्लेस फ्रैक्शन में इन्वर्ट करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। अब मैं x क्यूब को दूसरी साइड पे मूव कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 7x क्यूब, और 7 को अब अगर मैं इस साइड पे मूव करूं तो x क्यूब विल बी इक्वल टू 1/7, और ये x क्यूब की वो वैल्यू है जो कि हमें फाइंड करनी थी, 5। ये इक्वेशन हमें गिवन है और हमें इसमें से x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अच्छा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे वर्किंग करते हैं, और पहली जो दो टर्म्स हैं उसमें हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं और बेसिस सेम है, तो उनकी जो पावर्स होंगी वो आपस में ऐड हो सकती हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 5⁻x इज इक्वल टू 25। यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 5⁻10 डिवाइडेड बाय 5⁻x इज इक्वल टू 25। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लेफ्ट हैंड साइड पे फर्दर एक लॉ अप्लाई कर सकते हैं जो कि कोशेंट लॉ है। और कोशेंट लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास बेसिस सेम है और उनके दरमियान में डिवीजन का साइन है, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले सिंगल बेस लिखें, न्यूमरेटर की पावर लिखें, और उसके बाद जो डिवाइजर है या डिनोमिनेटर है उसकी पावर यहाँ पर लिखें और नेगेटिव साइन के साथ लिखें, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 5⁻10 -x इज इक्वल टू 25। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सारी वर्किंग करके इस तरह सिंप्लीफाई किया कि हमें एक सिंगल बेस मिल गई है, और जो हमारा अननोन है या वेरिएबल है वो उसकी पावर में लिखा हुआ है। अब हम ये चाहेंगे कि राइट हैंड साइड को भी इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि वहां पर भी वही सेम बेस हमें मिल जाए ताकि हम पावर्स को इक्वेट कर लें। तो बहरहाल उससे पहले हम ये करेंगे कि 5⁻10 -x इज इक्वल टू 25। 25 को भी हम इस तरह लिखना चाह रहे हैं कि बेस में 5 आ जाए, ताकि ये जो दोनों बेसेस है ना, दोनों साइड्स पे जो लिखी हुई है ये सेम हो जाए और फिर हम इनको इक्वेट कर सकें, तो ये वाली बेस और ये वाली बेस सेम हो जाए। उसके लिए फिर हमें ये करना होगा कि 5 की पावर में यहाँ पे 2 लिखना होगा। ओके, अब ये देखें, ये वही स्टेटमेंट बन गई कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक बेस 5 है, राइट हैंड साइड पे भी एक बेस 5 है, और ये टर्म्स आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इनकी जो पावर्स आपने लिखी हुई है वो भी आपस में सेम होनी चाहिए, यानी दिस पावर शुड बी इक्वल टू दिस पावर। तो इसके लिए फिर हम वही करेंगे कि हम दैट इज करके एक कंक्लूजन लिखेंगे कि पावर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, द टर्म ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द पावर ऑफ द टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये करते हैं कि 2 को इधर मूव कर देते हैं, x को वहां मूव करते हैं, सो x विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि इस तरह के क्वेश्चंस में यूज हो रहा होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए, इसमें लिखा हुआ है 16 raised to a
इज इक्वल टू 8। हमें करना क्या है, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो सॉल्व करने का मतलब है हमें जो अननोन्स हैं या वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर 16 है, राइट हैंड साइड पर 8 है। क्या 16 को हम चेंज करके इस तरह लिख सकते हैं कि 8 हमें बेस में मिल जाए, या 8 को हम इस तरह चेंज करके लिखें कि हमें डायरेक्ट 16 मिल जाए? तो ये जो दो नंबर्स हैं ना, ये डायरेक्टली एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो हम ये करेंगे कि हम इनको किसी ऐसे नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसमें हम दोनों साइड्स पे बेसिस को सेम बना लें। दोनों साइड्स पे बेसिस सेम बन जाएंगी तो फिर हम यहाँ से a की वैल्यू वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम ये करते हैं कि इन दोनों को ना 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर लिखी हुई है एक बेस 16 और इसकी पावर थी a, तो पावर एज इट इज है। 16 की जगह हम 2⁴ लिख देते हैं। फिर इसके बाद 8 लिखा हुआ है, 8 की जगह हम 2³ लिख देते हैं। और फिर पावर ऑफ द पावर लॉ ये कहता है कि जब आपके पास एक बेस पर दो पावर्स हों तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 4a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a बन जाएगा। और दूसरी साइड पे यहाँ लिखा हुआ है 2³ अच्छा, अब यहाँ पर हमें वो फॉर्म मिल गई है कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे एक एक टर्म है, बेसिस सेम है। तो अब हम यहाँ पर इनकी पावर्स को इक्वेट करवा लेंगे। तो पावर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज 4a, राइट हैंड साइड इज 3। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें a का आंसर 3/4 मिल जाएगा। ये वो वैल्यू है जो हमें इस पार्ट में फाइंड करनी है। हम देख लेते हैं 2015 रेज टू b इज इक्वल टू, अब यहाँ हम जीरो इंडेक्स वाला रूल यूज करेंगे और कोई भी बेस हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं, बस उसकी पावर 0 होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बेस की पावर 0 होगी तो आंसर 1 आ जाएगा। सो b इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। ओके, फर्दर देखते हैं 10 रेज टू c डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.01। ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर के 10 की पावर c है, डिनोमिनेटर में 1 है। 10 रेज टू c माइनस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म बन जाएगी। राइट हैंड साइड पे अगर हम इस डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, यहाँ पर ना डेसिमल पॉइंट इस तरह चेंज करते हैं कि डेसिमल को कट करते हैं, डिनोमिनेटर में इसके नीचे 1 लिखते हैं और डेसिमल के लेफ्ट पे सॉरी डेसिमल के राइट पे जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरोस हम इसके साथ लिख देते हैं। तो कन्वर्जन के बाद ये बनेगा 10 रेज टू c माइनस 1 इज इक्वल टू 1/100। 100 को अगर हम 10 की बेस में कन्वर्ट करना चाहें तो वो 10 स्क्वायर हो जाएगा, और इस 10 को अब हम न्यूमरेटर में मूव कर लेते हैं तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी और वो -2 हो जाएगा। अब ये फॉर्म आ चुकी है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पे सिंगल सिंगल टर्म्स हैं और हम इनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन लिखेंगे कि c माइनस 1 इज इक्वल टू -2, और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम -1 को दूसरी साइड पे मूव कर देंगे। सो c विल बी इक्वल टू -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक पार्ट और है इसमें। 2 रेज टू d माइनस 6/2 इज इक्वल टू 2 रेज टू 9। सो 2 रेज टू d माइनस 6/2 इज इक्वल टू 2 रेज टू 9, ये इसका लास्ट पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। न्यूमरेटर की पावर d माइनस 6 माइनस डिनोमिनेटर की पावर -1 is equal to 2 raised to 9. So it will become 2 raised to d minus 7 is equal to 2 raised to 9.
अब पावर्स इक्वेट हो सकती हैं तो हम इक्वेट कर देंगे, d माइनस 7 इज इक्वल टू 9। 7 को दूसरी साइड पे मूव कर दें, 9 में ऐड हो जाएगा, सो d इज इक्वल टू 16। ये आपका फाइनल आंसर होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या फॉर्म होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म की जनरल नोटेशन है a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू सम इंडेक्स n। अब a और n के लिए कुछ कंडीशंस हैं। a के लिए कंडीशन ये है कि a मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी आपने 10 रेज टू n से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो कम से कम 1 होना चाहिए या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर वो 1 से लेस होगा तो ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगी। और दूसरी साइड पे ये लेस देन 10 होना चाहिए। 10 से छोटा छोटा नंबर वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस a की जगह पर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। दूसरी बात, ये जो n की n एज एन इंडेक्स शो हो रहा है 10 का, ये हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो भी पावर होनी चाहिए वो होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। होल नंबर्स जो होते हैं ना, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमें गिवन नंबर वो किस तरह का है, उसके लिहाज से फिर हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं बहुत बड़े नंबर्स को, यानी वेरी लार्ज नंबर्स, उनको शो करने के लिए। और इसी तरह से हम वेरी स्मॉल नंबर्स, उनको भी शो करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज कर रहे होते हैं। तो अगर कहीं ये क्वेश्चन आए कि कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म या गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो फिर आपको एक खास तरह से वर्किंग करके उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका आंसर बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी एग्जाम्पल पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमें एक लार्ज नंबर गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, ये वो नंबर है जिसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अगर हम देखें कि इस वक्त इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हमें इसके डेसिमल को मूव करना होगा। इस वक्त अगर हम इसका डेसिमल लोकेट करना चाहें तो इसका जो डेसिमल है वो लास्ट डिजिट के बाद प्लेस हुआ हुआ है। ठीक है, और इस डेसिमल को हम इस तरह मूव करेंगे कि हम जो नंबर लिखेंगे 10 के इंडेक्स से पहले वो 1 से ग्रेटर या 1 होना चाहिए और 10 से लेस रहना चाहिए। तो इट मीन्स कि हम इस डेसिमल को 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 एंड 4 डिजिट मूव करेंगे। तो आपके पास पहले एक नंबर 7 लिखा हुआ होगा, उसके बाद आप अपना डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद जितने नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सब के सब आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने 6 लिख दिया और 4 लिख दिया, उसके बाद चूंकि सारे जीरोस हैं तो जीरोस को आप छोड़ दें। फिर उसके बाद आप लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय और 10 रेज टू सम नंबर। नंबर वो डिसाइड होगा कि आपने डेसिमल को कितने डिजिट्स या कितनी प्लेसेस मूव किया। तो 1 2 3 4 डिजिट्स आपने या प्लेसेस में मूव किया। दूसरी बात, ये नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब ये हमें याद रखना है कि अगर हम टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो जो इंटीजर इंडेक्स में हम लिखेंगे वो पॉजिटिव लिखेंगे। और अभी एक दूसरी एग्जांपल में हम देखेंगे कि अगर हम डेसिमल को टूवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं तो फिर जो इंडेक्स हम लिखेंगे या जो इंटीजर हम इंडेक्स में लिखेंगे वो हम नेगेटिव लिखेंगे। हमें अब की दफ़ा एक स्मॉलर नंबर या स्मॉल क्वांटिटी गिवन है और वो नंबर इस तरह से है कि इसमें लिखा हुआ है 0.3 सॉरी 0.3 में 0.00345 फॉर एग्जाम्पल, ये एक नंबर हमें गिवन है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम ये चाहेंगे कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारा डेसिमल प्लेस मूव हो जाए। तो इस डेसिमल को हम 1 2
और 3 डिजिट्स मूव करके 3 के बाद लाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ और उसके बाद पॉइंट लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 10। 10 के इंडेक्स में हमने देखा कि हमने कितने डिजिट्स मूव किया, 1, 2 और 3, तो हम 10 के इंडेक्स में यहाँ 3 लिखेंगे। दूसरी बात, हमने जो डेसिमल अब की दफा मूव किया है वो टुवर्ड्स राइट मूव किया है, तो ये राइट पे मूव कर रहा है, और राइट पे मूव करने की वजह से जो इंडेक्स की साइन हम लिखेंगे वो नेगेटिव होनी चाहिए। इस तरह हम एक बहुत छोटी क्वांटिटी को या छोटे नंबर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रिव्यू था इंडाइसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स का, और जो चीजें हमने इसमें सीखनी थी या रूल्स पढ़ने थे वो ये थे। अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं।